क्या मतलब? करिएगा 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 मुट्ठी। यही तो आपका अहंकार आप लोगों को एक मिनट, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। एक मिनट नहीं, ठीक है, करिएगा। बिल्कुल। अरे सर ठीक है, करिए 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 करिए। अरे सर तभी आप लोग ठीक है, की बात। अरे वो इससे कह रहे हैं क्योंकि संख्या बहुत कम हो गई है ना पहले से। सुनिए, बात बढ़ेगी तब नहीं बोलेंगे। सुनने का धैर्य रखिए, सुनिए। सबकी बातें नहीं सुनते हैं। जी नहीं, देश इस समय सर आंकड़े तो कम हो ही गए ना। कभी कांग्रेस की बात कितने सीट थे पहले, आज कितने सीट है? अब एक मिनट, जब नहीं तो इनके भी कम तब आप लोग भी बोल रहे हैं। आज की बात पे आइए। आपके भी कम। आज एक मिनट, आप लोगों की तानाशाही चलेगी। देखिए देश इस समय सामर्थ्यवान सक्षम नेतृत्व के हाथों में है और यही इनकी कुलबुलाहट का वो है। क्यों कोरोना में थाली बिजली कर रहे थे? अरे उसमें लोग डिप्रेशन में जा रहे थे। उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण था कि देश का सर्वोच्च नेता भी थाली बजा रहा है, अभिनेता भी थाली बजा रहा है, एक झोपड़ी वाला भी थाली बजा रहा है और एक फ्लैट में रहता हुआ, कोठी में रहता हुआ भी ताली बजा रहा है। हम सब इस परिस्थिति में समान हैं। इसके पीछे आप डिप्रेशन में ना जाएं, इसके पीछे ये कारण था। दूसरा, जिस तरीके से कोरोना से निकाल के लाए मोदी जी, किसी दूसरे नेता में कुव्वत नहीं थी। जो हम 50 वर्ष से ऊपर के लोग हैं ना, हमने कांग्रेस का शासन भी देखा है जहां इंसान को इंसान नहीं समझा जाता था। एक एक इंसान की कीमत मोदी जी समझते हैं, ये देश की सरकार समझती है। तो वैक्सीन बना, हम पहले किसी भी महामारी में पश्चिमी देशों की तरफ हाथ फैलाते थे कि कोई आकर बचाए। इस समय हमारा मृत्यु दर सबसे कम था। इतने बड़े बड़े जो विकसित देश हैं वहां पे जितनी कैजुअलिटी हुई हम कम थे। हमने वैक्सीन बनाई, 140 करोड़ों लोगों को बिल्कुल समय पे लगाई और 150 देशों को भेजी और आपदा में अवसर ढूंढा इस प्रधानमंत्री ने। आर्थिक स्थिति गिरने नहीं दी। और अब मैं आज की स्थिति में बात आती हूँ। आज सदन में बोलकर उन्होंने तर्क भी है, मदद के लिए तत्पर भी है। ठीक है मैम बिल्कुल। देखिए प्रधानमंत्री के संबोधन का क्योंकि हम बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने 25 मिनट में सीधा पॉइंट टू पॉइंट अपनी बात को रखा और ये बताया। हॉर्मुज को लेकर यहाँ पर मैं बात करूंगी मैम, क्योंकि अभी जैसे कि सर ने कहा कि आज ईरान के साथ हमारा क्या संबंध है, जैसे उन सवाल खड़े किए। हॉर्मुज पर ये क्लियर कहा कि हॉर्मुज बंद नहीं होना चाहिए, वो खुलना चाहिए। एक बार फिर से जो हमारी विदेश नीति है उसको लेकर क्लियर मैसेज नहीं दे दिया है। देखिए प्रीति, बात करूंगी यहाँ पर जो हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, हम कोरोना का हल्का तो कर ही नहीं रही है। बात हो रही है वैश्विक संकट की, ना कि महामारी। मैम एक्चुअली कंपैरिजन हो रहा है कि उस वक्त भी एक ऐसी सिचुएशन आई थी तो संभाला और आज जब ऐसी सिचुएशन आई तो कैसे संभाला। अब जिनसे बात कर रहे हैं इनको हॉर्मुज का देखा ही नहीं, बातें नहीं करी, लेकिन मैंने हॉर्मुज पार करा हुआ है बाय शिप। लेकिन मैं आपको बताती हूँ हॉर्मुज की स्थिति ये है, हॉर्मुज ने ईरान ने बंद नहीं करा। हॉर्मुज से वो जहाज सारे पास हो रहे हैं जिनको ईरान चाहता है पास हो जाए। उसकी वजह भी है, देखिए मैंने पिछली डिबेट में भी कहा था, ये एक अंतरराष्ट्रीय संकट है, लोगों को इसको समझने की जरूरत है। हॉर्मुज डमरू पे जो हम लोग बात कर रहे हैं, हॉर्मुज देखिए कहीं भी जहाज प्रीति इंटरनेशनली ट्रेवल करता है और खासकर जब इस तरह के इलाकों से करता है तो वो इंश्योर्ड पहले कराना पड़ता है। इसमें ना डैमरूस, जो हम लोग हैमरूस पे बात कर रहे हैं, लोग इंश्योरेंस जो इंटरनेशनल इंश्योरेंस कंपनियां हैं वो जहाजों को इंश्योर्ड नहीं कर रही हैं, वो जो कि लाखों करोड़ों अरबों रुपए का होता है। जब जहाज आपका इंश्योर्ड नहीं होगा तो जहाज की कंपनियां उसको चलाती नहीं है। ये बेसिकली मैंने पिछली डिबेट में कहा था कि ये देशों का मसला है नहीं, ये एक इंटरनेशनल मसला है और इसको पूरे विश्व के लोगों की जो इंटरनेशनल एजेंसीज होती हैं, जो जिनको ये बीमा कराती है, उनके साथ बैठ के डिस्कशन करना चाहिए। जो आज होगा प्रीति जी कि ट्रंप ने कहा था कि मैं बीमा करवाऊंगा और आप जहाज चलाइए। रिमेंबर दैट, ये बहुत कम लोगों ने सुना होगा। ट्रंप ने कहा था कि अगर कोई बीमा नहीं कर रहा मैं बीमा कराऊंगा और आप जहाज चलाइए। जब तक जहाज का बीमा नहीं होगा, ट्रंप ये नहीं है कि वो भारतीय जहाज है दूसरा जहाज है, जो जिनको इंश्योरेंस मिल रहा है वो लोग पार हो रहे हैं। अब रही ईरान नीति की, नो डाउट इसमें कोई बात नहीं है। देखिए संकट लोगों ने जो हमारे घरेलू बना रखा है वो चोर बाजारी और जो जमाखोरी ने बना रखा है। इसमें मोदी जी की अगर हम बात करें तो उनको ये स्टेप लेना चाहिए, सरकार को चाहिए कि बिल्कुल कड़े कठोर कदम उठाए। हम बहुत सक्षम स्थिति में, भारत सक्षम स्थिति में, चाहे वो गैस से संबंधित हो, डीजल पेट्रोल से संबंधित हो, लेकिन जो समस्या उत्पन्न करते हैं, जो ये अफवाहें फैला के अपना स्टोर जमा करके बेचते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सर
हम पाकिस्तान की बात कर ले, हम बांग्लादेश की, श्रीलंका की, इन तमाम देशों की बात करें, वहां पर क्या सिचुएशन है वो हम सब देख ही रहे हैं। इंडिया की बात करते हैं तो इस तरह के सिचुएशन में भी यहाँ पर पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े हैं, सिर्फ घरेलू जो गैस है आई थिंक 60 रुपीज उसको, हाँ 65 बढ़ा है। तो क्यों इन चीजों को नहीं देखा जा रहा कि ऐसी सिचुएशन, अमेरिका तक में प्राइस बढ़ गए, तो इसकी मतलब ठीक है आप तारीफ मत करो लेकिन एक्सेप्ट तो करो कि ये हो रहा है। देखिए अमेरिका, चाइना के पास तो इतने अरब करोड़ डॉलर का भंडार है क्रूड ऑयल का और बाकी चीजों का, तब भी चाइना में भी रेट बढ़े, पूरी दुनिया में रेट बढ़े। कुछ देशों को छोड़ दिया जाए, उनमें से भारत एक है जिसमें एलपीजी पे 65 बढ़े हैं, घरेलू गैस पे, डीजल पे कोई नहीं बढ़े हैं। डीजल पे बढ़े हैं, हाँ व्यावसायिक डीजल जो कॉर्पोरेट यूज करते हैं उस डीजल पे पैसे बढ़े हैं, और जो प्रीमियम पेट्रोल है उस पे पैसे बढ़े हैं। जो हम यूज करते हैं पेट्रोल, आम पेट्रोल, उस पे कोई नहीं बढ़े हैं। तो सवाल ये है कि जब नहीं बढ़े हैं तो क्यों नहीं बढ़े हैं? क्योंकि सरकार ने चीजें अंडर कंट्रोल की हुई हैं। वो बोल रहे थे, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि वहां से आए नहीं है, टैंकर नहीं आए। 3 के नाम तो सबको पता है, मुझे लग रहा है जो अखबार पढ़ते हैं उनको 3 के नाम पता है, जग, शिवालिक, नंदा और जगलाड़ की 2 निकलने वाले हैं। अमेरिका से 1 टैंकर आ चुका है, रशिया से 1 टैंकर आ चुका है। पता नहीं इनको, देखिए एक टाइम पे हम पूरा मिडिल ईस्ट पे डिपेंड थे कि यहां से हमारी सप्लाई होती है, लेकिन सरकार ने बहुत डाइवर्सिफाई किया है। लेकिन आपको ये चीजें समझ में नहीं आती है डाइवर्सिफिकेशन होता क्या है, तो कोई क्या करे। हम अमेरिका से ले रहे हैं, हम वेनेजुएला से ले रहे हैं, हम रशिया से ले रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, हम अल्जीरिया से ले रहे हैं, हम अफ्रीका से ले रहे हैं, अफ्रीका के कई सारे देशों से ले रहे हैं। तो अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आती हैं तो आप अपनी सरकार पे सवाल उठाइए, या फिर अपनी समझ पे सवाल उठाइए, क्योंकि आप पढ़ते लिखते नहीं हैं। तो देखिए सरकार ने बहुत अच्छे से चीजें की हैं, हैंडल कर रही है सरकार। बस जिम्मेदारी ये है कि इस देश में पैनिक फैलाने की कोशिश ना की जाए, झूठ ना बोला जाए। आप विपक्ष में तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब ये इतना बड़ा संकट है प्रधानमंत्री को फेल घोषित करने में लग जाए कि भैया प्रधानमंत्री तो बिल्कुल फेल हो गए, विदेश नीति तो बिल्कुल फेल हो गई। पता नहीं जैसे कितने विदेश नीति के जानकार हैं सारे के सारे लोग कि भैया विदेश, वो बोले कि हमने उस पे 2 आंसू नहीं बहाए, वो मरे थे, हाँ खामनेई की मौत पे 2 आंसू नहीं, 4-5 दिन बाद जाके बहाए थे। आपको पता नहीं है कि हमारे विदेश सचिव गए थे, लिख के आए थे एक कंडोलेंसेज। अगर जो आपको लगता है कि पूरा देश रोता और यहाँ भी 10 दिन का झंडा झुकाया जाता और 15 दिन का शोक घोषित होता तो फिर वो बात अलग है। अगर जो ऐसा ही है तो आप अपनी पार्टी का झंडा झुका लीजिए आधा, इतना ही खामनेई से प्यार था आपको तो। अरे देखिए इस देश में, दुनिया में बहुत जगह शिया रहते हैं, बहरीन में बहुत शिया रहते हैं, बहरीन में ज्यादा शिया रहते हैं। यहाँ के शियाओं को दिक्कत थी, भारत के शियाओं ने प्रोटेस्ट किया, सरकार ने मना किया है ना, लेकिन बहरीन में उन्हीं शियाओं को प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया, वो चुपचाप खड़े रहे वहां। खामनेई तो उनके ज्यादा करीबी थे। तो सवाल ये है, मैंने तो कई ऐसे शिया लीडरों को सुना, देखिए भारत की विदेश नीति बिल्कुल क्लियर है, ना हम तो युद्ध में किसी के साथ हैं, हम बुद्ध के देश हैं, हम युद्ध में किसी के साथ नहीं है। ना हम इजराइल को समर्थन करते हैं, ना हम अमेरिका को समर्थन करते हैं, और ना हम ईरान को समर्थन करते हैं। जब विदेश नीति में इतनी क्लैरिटी है कि भाई हम बिल्कुल अलग खड़े हैं, तो फिर आपको क्यों इस देश को घसीटना है उसमें? विपक्ष ये बता दे, विपक्ष चाह रहा है कि भारत घसीटा जाए इसमें और भारत ईरान के पक्ष में दिखे। भाई ऐसा है, अगर